चैनल। आज हम नेस्ले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 10 अगस्त 1814 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में जन्मे हेनरी नेस्ले का सफर महत्वाकांक्षा, नवाचार और गहरी सहानुभूति से भरा हुआ था। 14 बच्चों के बड़े परिवार में 11वें बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन विशेष महत्व का था। 19वीं सदी के दौरान बड़े होते हुए उन्होंने यूरोप में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी चुनौतियों को नजदीक से देखा। इस अनुभव ने उन्हें समाज के प्रति एक सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। आहार और स्वास्थ्य में सुधार के प्रति उनकी रुचि के अलावा हेनरी एक प्रतिभाशाली युवा थे। 1834 में 20 वर्ष की उम्र से पहले उन्होंने जेकी एसा साधी स्टाइन के फ्रैंकफर्ट फार्मेसी में 4 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी की। 1834 और 1839 के बीच हेनरी स्विट्जरलैंड चले गए। उन्हें 1839 के अंत में रासायनिक प्रयोग करने, नुस्खे लिखने और दवाइयां बेचने की औपचारिक अनुमति मिली। इसी समय उन्होंने खुद को फ्रेंच बहुल सामाजिक माहौल में घुलने मिलने के लिए अपना नाम बदलकर HRI नेस्ले कर लिया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में हेनरी ने विभिन्न उत्पादों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने अखरोट का तेल, रम, सिरका, यहां तक कि गैसलाइटिंग और उर्वरक बनाने में भी हाथ आजमाया। इससे उन्हें कुछ पैसे मिले, लेकिन इनमें से कोई भी क्षेत्र उनके जुनून को नहीं जगा सका। फिर एक व्यक्तिगत मोड़ आया। अपने आसपास की गंभीर समस्याओं को देखते हुए HRI ने महसूस किया कि स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में खाद्य गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक फार्मासिस्ट के रूप में उनकी प्रशिक्षण ने उन्हें पोषण के विज्ञान में गहरी अंतर्दृष्टि दी। अपने नए लक्ष्य के साथ उन्होंने शिशु पोषण के क्षेत्र में कदम रखा और इस क्षेत्र में उनके शुरुआती कार्य ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। लोग इस युवा व्यक्ति की समझ और महत्वाकांक्षा की चर्चा करने लगे थे। नवाचार के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और कल्याण व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें पहले बड़े ब्रेक थ्रू की ओर अग्रसर किया। खनिज लवणों का विकास। हालांकि 19वीं सदी के दौरान यूरोप बड़े बदलावों से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति के बाद के दौर में बड़े आर्थिक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आश्चर्यजनक रूप से यह स्थिति ही नेस्ले की सफलता में मुख्य भूमिका निभाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से इसकी उम्मीद की जा रही थी उससे अलग। उस समय कुपोषण एक गंभीर समस्या थी और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। यह स्थिति HRI नेस्ले को गहरी चिंता में डाल देती और यही उनके नए मिशन के पीछे की प्रेरणा बन गई। नेस्ले विशेष रूप से उन माताओं के संघर्षों से प्रभावित हुए जो अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं करा पाती थीं, जिसके कारण अक्सर वे शिशु जीवित नहीं रह पाते थे। यहीं पर नेस्ले को अपना असली उद्देश्य मिला, शिशु कुपोषण के लिए एक समाधान तैयार करना और इसके विस्तार के रूप में अस्वीकार्य शिशु मृत्यु दर को कम करना। उन्होंने पूरी निष्ठा से जीवन बचाने और बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। नेस्ले की करुणा और वैज्ञानिक ज्ञान ने उनके पहले सफल उत्पाद के निर्माण में मदद की, जिसने शिशु पोषण की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने अपने प्रयोग किए, गहन शोध किया और कड़ी मेहनत की, जब किया की, जब तक कि उन्होंने 1867 में फ्रीन लैक्टी नामक दूध आधारित भोजन विकसित नहीं कर लिया। यह विशेष रूप से शिशुओं के लिए बनाया गया था। इस अद्वितीय उपलब्धि ने उन शिशुओं के लिए पोषण का एक विकल्प प्रदान किया जो स्तनपान नहीं कर सकते थे, और इसने 19वीं सदी के यूरोप की कठिनाइयों के दौरान शिशु पोषण में एक जानलेवा कमी को पूरा किया। शुरुआती सफलताओं ने इसके प्रभाव को साबित किया। यह न केवल एक व्यावसायिक सफलता थी, बल्कि एक जीवन रक्षक समाधान भी था। नेस्ले के नए फॉर्मूले ने शिशु मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे इसके गहरे योगदान पर कोई संदेह नहीं बचा। चिकित्सा समुदाय के संदेह और तकनीकी सीमाओं द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करते हुए HRI नेस्ले ने इस क्रांतिकारी आविष्कार के विकास की यात्रा में कई बाधाओं का सामना किया। इसके बावजूद उन्होंने फ्रीन लैक्टी के फायदों को प्रचारित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया और एक प्रकार की कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग किया, जो आज भी प्रासंगिक है। नेस्ले ने शिशु पोषण के महत्व के बारे में जनता और स्वास्थ्य पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए।
उनकी दृढ़ता ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई जब 1866 में नेस्ले की स्थापना हुई। इसने वैज्ञानिकों और समाज के भोजन और पोषण को देखने के दृष्टिकोण में क्रांति ला दी। फ्रीन लैक्टी के निर्माण ने HRI नेस्ले को उच्च शिशु मृत्यु दर से लड़ने में एक मील का पत्थर स्थापित किया। हालांकि नेस्ले के आविष्कार का प्रभाव इसकी सफलताओं से कहीं अधिक था। इसने पोषण की वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए नवाचार की संभावनाओं को प्रदर्शित किया। अनजाने में ही HRI नेस्ले ने भोजन और पोषण में अनुसंधान की एक मिसाल कायम की और खाद्य उद्योग के विकास के लिए रास्ता तैयार किया। फ्रीन लैक्टी की सफलता ने नेस्ले की आगे की पहल के लिए आधार तैयार किया। यह कंपनी की उत्कृष्टता, नवाचार और कल्याण के प्रति समर्पण की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में कार्य करता था। ये मुख्य मूल्य तब भी नेस्ले के विकास का मार्गदर्शन करते थे और आज भी करते हैं। जब बात की गई वो आज नेस्ले के पहले 100 साल 1867 से 1967 तक प्रगति, नए क्षेत्रों में विस्तार और वैश्विक पहुंच के साक्षी बने। एक उत्पाद से शुरू होकर कंपनी ने खुद को खाद्य और पेय क्षेत्र में एक बहुआयामी वैश्विक नेता के रूप में बदल दिया। इस युग ने अधिग्रहण, अग्रणी उत्पाद लॉन्च और बाजारों में एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को भी चिन्हित किया। फ्रीन लैक्टी की सफलताओं के बाद नेस्ले ने शिशु पोषण से परे विस्तार करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के अवसर को पहचाना। दूरदर्शी नेतृत्व के तहत कंपनी ने अपने उत्पादों की रेंज को बढ़ाना शुरू किया और विभिन्न प्रकार की खाद्य और पेय श्रेणियों में कदम रखा। यह विस्तार मुख्य रूप से नवाचार और रणनीतिक अधिग्रहणों द्वारा संचालित था। दशकों में नेस्ले के पोर्टफोलियो में दूध आधारित उत्पाद, अनाज, कॉफी, चॉकलेट और अन्य उत्पाद शामिल हो गए। इस विविधीकरण रणनीति ने एक उत्पाद लाइन पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद की और इसके साथ ही इसे खाद्य उद्योग के अन्य क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति दी। 1905 में एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी के साथ विल मर्जर ने कंपनी की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने शिशु पोषण में नेस्ले की विशेषज्ञता को एंग्लो स्विस की दूध आधारित उत्पादों में विशेषता के साथ मिलाया और सफलता की नींव रखी। यह विलय आने वाले 100 वर्षों के लिए नेस्ले के विस्तार को बढ़ावा देने वाले अधिग्रहणों और साझेदारियों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। 1938 में नेस्ले ने एक और मील का पत्थर हासिल किया जब उसने नेस्कैफे लॉन्च किया। इस कॉफी ने दुनिया भर में लोगों के कॉफी पीने के तरीके में क्रांति ला दी। यह नवाचारी विकास भी नेस्ले द्वारा एक वास्तविक समस्या का समाधान करने का परिणाम था। उन्होंने ब्राजील में अतिरिक्त कॉफी बीन्स का उपयोग करने का तरीका खोजा। उसी वर्ष नेस्ले क्रंच का भी लॉन्च हुआ। यह के सासी चॉकलेट बार अपने स्वादिष्ट मिल्क चॉकलेट और कुरकुरे चावल के संयोजन के कारण उपभोक्ताओं के बीच जल्द ही लोकप्रिय हो गया। इसने कंपनी के कन्फेक्शनरी की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत को भी चिह्नित किया। नेस्ले का इस पैमाने पर विस्तार केवल उसके बढ़ते उत्पादों के कारण नहीं था। यह एक रणनीति थी जो उत्पादन इकाइयों और बिक्री कार्यालयों की स्थापना के माध्यम से अपनाई गई थी। इस समय के दौरान कंपनी की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति काफी बढ़ गई, जिसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में संचालन शामिल था। हालांकि नेस्ले के विशिष्ट अंदाज में यह नई वैश्विक उपस्थिति केवल उत्पाद बेचने के बारे में नहीं थी। यह विभिन्न बाजारों की विविध आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के बारे में थी। जिन बाजारों में नेस्ले सेवा प्रदान कर रहा था, वहां उत्पादन इकाइयों की स्थापना ने कंपनी को स्थानीय पसंदों के अनुसार अपने उत्पादों को अनुकूलित करने की अनुमति दी। इस दर्शन ने आयात पर निर्भरता को कम कर दिया और अंततः दक्षता में सुधार किया। अपनी रणनीति में इस स्थानीयकृत दृष्टिकोण को अपनाकर नेस्ले ने विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता पसंद, नियामक वातावरण और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को स्थापित किया। सदी के मध्य तक नेस्ले एक राष्ट्रीय ब्रांड से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इकाई में बदल चुका था। 1960 तक कंपनी ने दुनिया भर में हजारों लोगों को रोजगार दिया और कई देशों में संचालन किया। यह विस्तार केवल उसकी पहुंच तक ही सीमित नहीं था। इसने उसके उत्पादों की विविधता में विस्तार और उसकी उत्पादन क्षमताओं की व्यापकता को भी दर्शाया।
20वीं सदी में प्रवेश करते हुए नेस्ले ने अपनी वैश्विक पहचान और उत्पादन क्षमताओं को और अधिक मजबूत किया। था 1967 से 2023 तक नेस्ले ने खाद्य और पेय उद्योग में अपनी स्थिति को एक ताकतवर कंपनी के रूप में मजबूत किया। यह अवधि विस्तार की थी, जिसमें कंपनी ने अन्वेषण न किए गए क्षेत्रों में प्रवेश किया। नेस्ले ने अपने उत्पादों की विविधता को बढ़ाते हुए भोजन, बोतलबंद पानी, जमे हुए खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्य विज्ञान के उभरते क्षेत्र को शामिल किया। 1973 में स्टोफर्स कॉरपोरेशन के अधिग्रहण ने नेस्ले की खाद्य बाजार में उपस्थिति को मजबूत किया। 2007 में गेरबर को खरीदकर नेस्ले ने शिशु खाद्य बाजार में बड़ा कदम उठाया। 2001 में नेस्ले ने पालतू पशुओं के भोजन के क्षेत्र में कदम रखा और यह उपलब्धि उसने प्यूरिना को अधिग्रहित करके हासिल की। इसके अतिरिक्त 2017 में नेस्ले ने एट्रियम इनोवेशन का अधिग्रहण किया, जिससे उन्हें स्वास्थ्य विज्ञान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली। हालांकि नेस्ले केवल लाभ और अधिग्रहण पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कंपनी टिकाऊ पहल और चुनौतियों का समाधान करने के प्रति भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को काफी हद तक कम करने और विश्व भर में जल संसाधनों के प्रबंधन को सुधारने की रणनीति अपनाई है। इसके अलावा उन्होंने अपने उत्पाद विकास प्रक्रियाओं, निर्माण प्रक्रियाओं और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। 2023 तक कंपनी ने आश्चर्यजनक राजस्व वृद्धि हासिल की। नेस्ले की उपस्थिति लगभग 200 देशों में है और यह करीब 3 लाख लोगों को रोजगार देती है। नेस्ले का वार्षिक राजस्व लगभग $100 अरब के करीब है और वे खाद्य और पेय बाजार के लगभग सभी वर्गों के लिए व्यापक उत्पाद पेश करते हैं। हम सभी नेस्कैफे, किटकैट और प्यूरिना जैसे घरेलू ब्रांडों से परिचित हैं, लेकिन नेस्ले के कम प्रसिद्ध नेस्ले हेल्थ साइंस डिवीजन ने दुनिया भर में पोषण उत्पादों के विकास के साथ एक पहचान बनाई है। हाल के समय में नेस्ले ने स्थिरता, डिजिटलीकरण और उपभोक्ता स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में स्पष्ट बदलाव दिखाया है, ताकि वैश्विक भावनाओं के साथ कदम से कदम मिला सके। कंपनी ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे आपूर्ति श्रृंखला में स्रोत, निर्माण और वितरण के सभी चरणों में अपनी स्थिरता प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। नेस्ले अपनी संचालन प्रक्रियाओं को और अधिक सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिसमें वे अपने विपणन रणनीतियों, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और नए उत्पाद विकास में प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स को शामिल कर रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से नेस्ले ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को अपनी वृद्धि के प्रमुख आधार के रूप में लगातार प्राथमिकता दी है। इस दृष्टिकोण ने नेस्ले हेल्थ साइंस डिवीजन के विस्तार को बढ़ावा दिया है। यह विभाग विभिन्न जीवन चरणों और परिस्थितियों में स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए शोध पर आधारित समाधान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्षों में नेस्ले ने बदलते मुद्रा मूल्यों, व्यापारिक तनावों और कोविड-19 जैसी संकटों से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों जैसी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। इसके जवाब में नेस्ले ने अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाने के लिए अनुकूलित किया है और जोखिम को कम करने के लिए स्थानीयकृत उत्पादन रणनीति अपनाई है। कंपनी ने डिजिटल टूल्स पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ताकि बाजार में व्यवधानों के दौरान सुचारू संचालन और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेस्ले की व्यापक उत्पाद श्रृंखला मंदी के दौरान जोखिमों को कम करने में मदद करती है। यह कंपनी को विकास के अवसरों और उभरते बाजारों का लाभ उठाने की क्षमता देती है। नवाचार और स्थिरता में बड़े निवेश नेस्ले को बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और नियामक वातावरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। 9 फरवरी 2024 तक नेस्ले का बाजार पूंजीकरण $286 अरब था। एक वर्ष में इसका बाजार पूंजीकरण 10.56% गिरा है। बावजूद इसके भविष्य उज्जवल नजर आता है। नेस्ले ने नवाचार और वृद्धि पर एक नई ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित किया है। 2000 ब्रांडों के साथ कंपनी भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें तकनीक के उपयोग से अपने प्रभाव को कम करना शामिल है। यह न केवल उपभोक्ता जुड़ाव के स्तर में सुधार कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों की अपनी पोर्टफोलियो का भी विस्तार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए
नेस्ले अपने संस्थापक की विरासत को बनाए रखने का वादा करता है। इसका अर्थ है नवाचार के प्रति अडिग समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता बनाए रखना। ये सिद्धांत नेस्ले की मूल फिलॉसफी और इसकी वर्तमान सफलता के मूलभूत तत्व हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेस्ले आने वाले वर्षों में खाद्य और पेय क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहेगा। हमें उम्मीद है कि नेस्ले की इस यात्रा में आपको हमारे साथ मजा आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले कुबाचानी सैन्य है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel.